हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूजीसी नेट हिंदी के चैनल में, यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान में। इस चैनल में हम सिर्फ सिलेबस के ऊपर ही बात नहीं करने वाले। जैसे कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस काफी बड़ा है और इसको पूरा करना काफी मुश्किल लगता है काफी बच्चों को, और काफी डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इतना लेंथी है कि इसे हर कोई आसानी से डिकोड नहीं कर सकता। पर मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि जो हिंदी के सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं वो काफी ज्यादा ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो नेट में रिपीट होने वाले टॉपिक्स इस सिलेबस वाली वीडियो में आपको बार बार जो रिपीट होते हैं टॉपिक्स वो बताए जाएंगे, ताकि आप अपने जो तैयारी है उसे और अच्छे से कर सके और अच्छे से आगे बढ़ सके, आपको कोई दिक्कत ना आए, और जिससे आपका जो 50% सिलेबस है वो इतने अच्छे से कवर हो जाए कि आप 70 या 80% तक प्रिपेयर हो सके अपने एग्जाम के लिए। तो हम धीरे धीरे करके नई नई यूनिट्स देखेंगे। जो भी हमारे हिंदी सिलेबस में 1 से लेकर 10 तक यूनिट लगी हुई है हम उसे देखेंगे, और हर एक यूनिट में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और उससे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पैटर्न बताते हुए मैं आपको पूरा सिलेबस का इंट्रोडक्शन दूंगी, ताकि आप उसे और अच्छे से समझ सके और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। तो पहले हम सिलेबस पढ़ेंगे। सिलेबस पढ़ते हुए ही आपको पूरा उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी कि उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और किस किस तरीके के उससे क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी काफी टाइप के बनते हैं, आप जानते ही होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इकाई 1 से लेके 10 तक है। तो ये है इकाई 1, यूनिट 1 हिंदी सिलेबस की। अभी हम पहली यूनिट पे, जिसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें काफी सारे यूनिट्स और काफी सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी भाषा और उसका विकास उन इम्पोर्टेंट यूनिट्स में से ही है, क्योंकि इस यूनिट में से कम 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पेपर में बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको मार्कर से हाईलाइट करते हुए जाऊंगी, तो आप एक बार देखते रहिएगा। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। ये सारे जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आप बिल्कुल से छोड़ के मत जाइएगा। और पुरानी हिंदी का संबंध। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनका वर्गीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन बने हैं। हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। और इसमें भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खड़ी बोली, ब्रज, अवधि और इसकी विशेषताएं। यहाँ से ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि खड़ी बोली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, इसकी उपबोलियां क्या है, इनको और किन नामों से जाना जाता है। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल से इग्नोर नहीं कर सकते। और सौरसेनी के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती है, कौन कौन सी बोलियां आती है, अर्धमागधी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती है, अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी आती है, तो ये सब आपको करना ही करना पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप छोड़ नहीं सकते। हिंदी के विविध रूप। हिंदी, उर्दू, दखनी और हिंदुस्तानी। इससे भी कई बार क्वेश्चन बने हैं, आजकल थोड़े कम बन रहे हैं बट हमेशा बनते हैं। एमएसओ टाइप इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, लाइक जैसे दिए जाते हैं ना ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, इन सब में से बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से बहुत बनते हैं कि 1, 2, 3 सही है, 2, 3 सही है या 3, 4 सही है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का भाषिक स्वरूप। हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंडय और खंडेतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ज्यादातर बनता है। हिंदी ध्वनि का वर्गीकरण का आधार। हिंदी शब्द रचना,
उपसर्ग प्रत्यय समास, जो उपसर्ग और प्रत्यय और समास है, इससे आजकल काफी क्वेश्चन पूछे जाने लग गया है। हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे विशेषण से स्पेशली क्वेश्चन बनने लग गया, तो आप ये जरूर से ध्यान में रखिएगा। और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य संरचना से भी आजकल क्वेश्चन बनने लग गए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। इस छोटा सा टॉपिक है, आप कर सकते हैं। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, यहाँ पे जो ये वाला है ना, प्रयोग के विविध रूप, हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हर बार एक क्वेश्चन इनसे बनता ही बनता है, तो आपको ये पक्के से करना है। बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो ये आप मोस्ट में लिख लीजिए कि आपको करके जाना है, आप छोड़ के नहीं जा सकते, ये मोस्ट है। संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी से भी आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे, देवनागरी लिपि विशेषता और मानकीकरण। देवनागरी से ज्यादातर आजकल क्वेश्चन आने लगे न्यू पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है हमें तैयारी न्यू पैटर्न के हिसाब से करनी है, तो मैं आपको उसी तरीके से सारी चीजें बताऊंगी। इसमें जो नए तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस तरीके के आ रहे हैं कि एक आपको ABCD या 1 2 3 4 5 करके ऑप्शंस देंगे, और उसमें से पूछा जाएगा 1 2 सही है, 3 4 सही है, 5 6 सही है, मतलब अलग अलग 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 ऑप्शन ऊपर होंगे, 4 नीचे होगा, उसमें से आपको बताना होगा कौन कौन से सही है और कौन कौन से देवनागरी के बारे में गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहे हैं इससे। अब आप देख सकते हैं, मैंने आपको इकाई 1 के बारे में सारी बता दिया कि इकाई 1 में हिंदी भाषा और उसका विकास में क्या क्या सिलेबस में है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो येलो कलर से हाईलाइटर से अंडरलाइन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम 2 सेकंड बाद आगे चलेंगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आगे चलते हैं अपनी यूनिट 2 की तरफ, जो सबसे बड़ी है और काफी ज्यादा कह सकते हैं इतनी बड़ी है कि इसे कंप्लीट करना काफी मुश्किल हो जाता है, पर इसे भी हम स्मार्ट स्ट्रेटेजी से कंप्लीट कर सकते हैं। और वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है कि इसे हम अलग अलग पार्ट्स में बांट दें। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हिंदी साहित्य में क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो पूरा इतिहास इसमें समाहित हो जाता है। कहाँ से हिंदी चालू हुई है, कहाँ से प्रारंभ हुआ है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ी है, उसके चरण क्या क्या थे, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, वो सब इसमें कवर होता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, क्योंकि हर लेखक ने अपने अपने हिसाब से इसे वर्गीकृत किया है। किसी ने इसे भाषा के हर लेखक ने अपनी अपनी पद्धति के हिसाब से इसे अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है। किसी ने काल के हिसाब से किया है, किसी ने वो शब्द के हिसाब से किया है कि का पहले आता तो का पहले होगा, और जा बाद में आता तो जा बाद में होगा। लेखकों के हिसाब से किया है, किसी ने काल के हिसाब से किया है, किसी ने उसकी रीतियों के हिसाब से किया, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, जो उस टाइम पे फेमस रीतियां रही है उसके हिसाब से किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते। और काफी छोटा भी है, तो आपको बिल्कुल से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि यूनिट 2 बहुत बड़ा और इसमें से क्या कैसे क्वेश्चन आएगा किसी को भी नहीं पता है। तो आप ये बिल्कुल से मत छोड़ के जाइए, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। काल विभाजन में मुख्यतः आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये मुख्य है जो आते हैं। और इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि इसके मुख्य लेखक कौन है, आदिकाल के मुख्य लेखक कौन है, भक्ति काल के कौन है, और रीतिकाल के कौन है, और आधुनिक काल के कौन से हैं, और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। ये आपको पक्के से करके ही जाना है यूनिट 2 में।
अगर आप कुछ और नहीं कर रहे तो इतना तो आपको करके जाना ही जाना, आप इसको छोड़ नहीं सकते। जैसे इसमें देखिए लिखा है आदिकाल, उसकी विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां। रासो साहित्य से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य से भी बनता है और नाथ से भी बनता है। अमीर खुसरो की पहेलियां काफी इंटरेस्टिंग है और आप कर भी सकते हैं। हिंदी कविताएं, विद्यापति और उनकी पदावलियां एवं लौकिक साहित्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। भक्ति काल, जैसे मैंने आपको बताया, भक्ति काल में कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स है, उनको आपको बिल्कुल से छोड़ के नहीं जाना है, जैसे कबीर, तुलसीदास, सूरदास, जायसी, ये ऐसे राइटर्स हैं जिनको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और इनके राइटर्स की जो आदिकाल के इम्पोर्टेंट राइटर्स है, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। अभी मैंने सिर्फ एक आपको आइडिया दिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन के का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत प्रदेशीय वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत, इससे हमेशा क्वेश्चन जरूर बनता है। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय, ये भी मुख्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। और ये आपको ये जो संप्रदाय है वो आपको कई एक किताबों में मिल जाएंगे और आपको दृष्टि और कई एक हेल्पिंग बुक में भी मिल जाएंगे, काफी इसलिए मिल सकते हैं ये। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण और सगुण। भक्ति काल में सबसे ज्यादा जो प्रमुख है वो निर्गुण और सगुण है और उनके काव्य है। रीति काल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके वर्गीकरण में रीति काल भी एक सबसे मुख्य है जो आपको पढ़ के जाना है। सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आप बिल्कुल से छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि इससे क्वेश्चन आते आते हैं कि रीतिबद्ध कवि कौन से थे, रीति सिद्ध कौन से थे और रीति मुक्त कौन से थे। कई बार सीक्वेंस पे लगाने के लिए भी आता है, कई बार आपको 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है इसमें से रीतिबद्ध कौन से नहीं है या कौन से हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए रीतिबद्ध कवि कौन से, रीति सिद्ध कौन से, रीति मुक्त कौन से है। और रीतिकालीन कवियों में बिहारी, केशव, देव, पद्माकर, ये ऐसे कवि हैं जिनको आप बिल्कुल से छोड़ के नहीं जा सकते। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी, तो आपको उसके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीति कवियों का आचार्यत्व, क्योंकि इसमें कुछ आचार्य कवि भी थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो सिर्फ रचनाएं नहीं करते थे, उसके बारे में बताते भी थे, पढ़ाते भी थे। रीति काल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, तो आप ये जितना भी मैंने बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। मैं आपको थोड़ी देर टाइम दे रही हूँ। तो अभी तक में आपको समझ में आया हमने क्या क्या अभी तक में देखा? अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से कमेंट में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आधुनिक काल, आधुनिक काल भी यूनिट 2 में ही आता है और ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट भी है। इसमें हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी का हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। पत्रकारिता से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्जागरण भी इम्पोर्टेंट है और भारतेंदु और उनका युग भी इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु युग इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। द्विवेदी युग भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि, इसमें बहुत सारे कवि है, बट जो ज्यादा मुख्य कवि है वो
वह हैं जो द्विवेदी जी से जुड़े हुए थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से जुड़े हुए थे या फिर उनसे रिलेटेड है, वो ज्यादा प्रमुख है। और भारतेंदु काल में भी ऐसे है, जो भारतेंदु है और उनसे जुड़े हुए जो मुख्य कवि है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो उस काल में बहुत सारे कवि थे। छायावाद, छायावाद के जैसे प्रमुख कवि है, ये इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ उनके प्रमुख कवि कौन से है। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। ये छायावाद के कुछ एक ऐसे प्रमुख कवि है जिनको आप बिल्कुल से छोड़कर नहीं जा सकते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक। इसमें भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। छायावाद के प्रमुख कवि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रगतिवाद की अवधारणा और प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवाद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय ही इसमें आज्ञा जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको आज्ञा जी को बिल्कुल नहीं भूलना है। आज्ञा जी का आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसमें, ठीक है, वो आप नहीं भूल सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हैं, बट अपनी राय भी दे सकते हैं कि इसमें और क्या होना चाहिए। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। अभी तक में हमने जो भी करा वो सारी गद्य विधाएं नहीं थी। अब इसकी गद्य विधाएं हैं जो कि हिंदी में प्रॉपर खड़ी बोली में लिखी गई हैं। उस तरीके की विधाएं यहाँ पे आपको मिलेगी। हिंदी उपन्यास। उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद्र और उनका युग। प्रेमचंद्र के उपन्यास तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा भी आप कुछ है जो आप मैं बोल रही हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए। प्रेमचंद्र उपन्यासकार जो इम्पोर्टेंट है, जिनके आपको पढ़ने ही पढ़ना है, प्रेमचंद्र, अज्ञे, ईलाचंद्र जोशी और यशपाल। ये ऐसे इम्पोर्टेंट है, ये काफी इम्पोर्टेंट उपन्यासकार है जिनको आप बिल्कुल से मिस नहीं कर सकते हैं अगर आप हिंदी उपन्यास पढ़ते हैं तो। हिंदी कहानी। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। 20वीं शताब्दी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। प्रमुख कहानीकार मैं आपको कुछ बता देती हूँ, बाकी मैं इसके ऊपर भी एक एक करके वीडियो लाऊंगी तो आप जुड़े रह सकते हैं। कहानीकार सभी इंपॉर्टेंट है तो आप सभी कीजिएगा। हिंदी नाटक। हिंदी नाटक और रंगमंच। विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाले नाटक है, भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। ये सबसे इम्पोर्टेंट नाटक है जो आपको बिल्कुल से मिस नहीं करने, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य प्रवृत्तियां, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच के विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। हिंदी निबंध। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। प्रमुख निबंधकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ प्रमुख निबंधकार बता भी देती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये प्रमुख निबंधकार है, आप इनको बिल्कुल से छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हिंदी आलोचना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचना।
इसके जो प्रमुख आलोचक है वो रामविलास शर्मा और नामवर सिंह जी इनके प्रमुख आलोचकों में से आएंगे। आप इनको बिल्कुल से छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ क्योंकि मैं सिलेबस के बारे में बता रही थी, पर मुझे लगता है कि अगर मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ तो मुझे आपको ये सब भी बताने चाहिए, तो आप ये नोट कर लीजिए प्लीज। जब भी आप ये वीडियो सुने देखिए तो आप ये नोट कर लीजिएगा। हिंदी के अन्य गद्य विधाएं रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य है, अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार। प्रमुख साहित्यकार इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी कहानी से मुख्यतः हिंदी कहानी, नाटक, निबंध और आलोचना। इससे ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी, उसके राइटर कौन है, उसकी डेट क्या थी। आजकल सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ गए हैं कि पहले कौन सी कहानी है, बाद में कौन सी आई, तीसरी कौन सी थी, प्रथम से बाद की तरफ लगाओ। तो जो प्रमुख कहानी है, प्रमुख मतलब जो पहले 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 लिखी गई है, प्रमुख नाटक मतलब जो सबसे पहले लिखे गए, जैसे भारतेंदु काल में जो लिखे गए, वो सबसे पहला नाटक कौन सा था, सबसे पहले हिंदी का नाटक कौन सा था, सबसे पहले अनुवादित नाटक कौन सा था, वैसे ही सबसे पहले हिंदी की कहानी कौन सी थी, किसने लिखी और किसने मानी, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी निबंध भी वैसे ही कि सबसे पहला हिंदी निबंध कौन सा माना जाता है, किसने माना है, कब माना है और उसका प्रकाशन वर्ष क्या था। इन सब पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी सीक्वेंस वाले भी बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको काफी सारी कहानियां दे देंगे और उसके नीचे सीक्वेंस वाले लगाने के लिए आ जाएंगे A B C D ऐसे करके कि पहले कौन सी कहानी आई, बाद में कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई। मतलब आदिकाल से आधुनिक काल में इस तरीके से लगाने के लिए आ जाती है कि मतलब पहले से बाद की तरफ लगाओ, जो सबसे लास्ट में लिखी गई उसे सबसे लास्ट में लगाना है। निबंध में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आलोचना में तो आपको प्रमुख आलोचकों के नाम और उनकी किताबों के नाम याद रखने होंगे। तो अभी तक में हमने यहाँ तक बात करी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो जो मैंने आपको लिखने के लिए बताया वो आप लिख लीजिएगा, और आपको काफी जल्दी लगा हो तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। अब हम चलते हैं इकाई 3 की तरफ। इकाई 3 है साहित्य शास्त्र। काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। और ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो कवि से रिलेट करके बनते हैं कि किस कवि के ने कौन से काव्य लक्षण माने, किस कवि ने कौन से काव्य हेतु माने, किस कवि ने कौन से काव्य प्रयोजन माने। आप अगर चाहेंगे तो मैं काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन के प्रमुख कवि और उन्होंने क्या क्या माना है, इसके ऊपर मैं एक क्लास लाऊंगी माइंड मैप टाइप का, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य। वक्रोक्ति तक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आजकल सीक्वेंस टाइप भी बनते हैं कि रस के बारे में कौन कौन सी बातें ठीक है। आपको 5-6 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसमें से कौन कौन से जो है वो ठीक है, रस के बारे में, अलंकार के बारे में, ध्वनि के बारे में। और सबसे मेन क्वेश्चन जो बनता है कि रस सिद्धांत के जो वो थे पहले प्रयोगकर्ता वो कौन थे, रस सिद्धांत किसने निकाला, कौन थे, अलंकार सिद्धांत किसका है, रीति सिद्धांत किसका है, ध्वनि सिद्धांत किसका है, इसके भेद क्या है। तो ये सब काफी ज्यादा बनता है। और रस अलंकार, ये जो रस है, रस सिद्धांत है, इससे रिलेटेड रचनाएं कौन सी, अलंकार सिद्धांत की रचनाएं कौन सी है, इनमें से कौन कौन से कवि है जो रस सिद्धांत के समर्थक है, कौन कौन से कवि है जो अलंकार सिद्धांत के समर्थक है, कौन कौन से कवि है जो रीति सिद्धांत के समर्थक है, कौन कौन से कवि है जो ध्वनि सिद्धांत के समर्थक है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से कवि है
जो प्रवर्तक है, जिन्होंने ये सिद्धांतों को दिया है, कौन कौन से कवि इन सारे सिद्धांतों के समर्थक है, कौन कौन से विरोधी है, और इस सिद्धांत में क्या क्या है, थोड़ा सा वो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने लग गया है स्टेटमेंट टाइप, उसमें ये सारे पूछे जाते हैं। शब्द शक्ति भी इम्पोर्टेंट है। काव्य गुण और काव्य दोष, प्लेटो का काव्य सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, राष्ट्रीय विवेचन और विरेचन सिद्धांत, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरस्तु और प्लेटो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल से नहीं छोड़ सकते हैं। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। टी.एस. एलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत से आजकल क्वेश्चन बनने लग गए हैं, तो वो करना पड़ेगा। I.A. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं मूल्य सिद्धांत से। संप्रेक्षण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। इसमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो मिथक है, कल्पना, प्रतीक और बिंब। बिंब से आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने लग गए हैं। जब हम PYQ सीरीज करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी किस टाइप के बनने लग गए हैं बिंब से क्वेश्चन। ओ सॉरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक वेट करती हूँ। और आपको इसमें कुछ और ऐड करवाना हो, आप चाहते हो कि मैं इसमें कुछ अलग समझाऊं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं लास्ट में अपने जो भी आईडीज है वो भी बताऊंगी। इसमें आप भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य भी नोट कर लीजिए, इसमें लिखे नहीं हुए हैं बट मैं आपको नोट करवा देती हूँ। आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, आचार्य भरत मुनि, ये सारे प्रमुख भारतीय काव्य शास्त्री हैं, जिनके बारे में पता होना ही होना चाहिए, आप जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये इग्नोर करने वाले नहीं है। और जितने भी यहाँ पे कवि दिए हुए हैं, काव्य शास्त्री दिए हुए हैं, इन सब के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, और किसकी रचना सबसे पहले आई, किसकी बाद में आई, ये सब भी पता होना चाहिए आपको। चलिए अब हम चलते हैं इकाई 4 पे, वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि को वैसे तो करने के लिए कोई भी एक किताब सजेस्ट नहीं की जा सकती, ना ही कोई एक मुख्य सिलेबस है। ये काफी अलग अलग जगह से, और काफी इसको जो सिलेबस है वो बहुत विस्तृत है, आप चाह के भी उसे एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर सकते। पर कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण इसमें आपको नाम मिलेंगे जिनके बारे में अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपका 50% सिलेबस इसका कवर हो जाएगा। और अगर इसके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 2 से 3 अच्छे से आपको पेपर में आते होंगे। तो अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, ABCDEF करके आपको स्टेटमेंट दी जाती है, और उसमें से पूछा जाता है कि कितनी स्टेटमेंट सही है और कितनी नहीं है। कई बार गलत स्टेटमेंट भी पूछी जाती है कि इसके बारे में क्या गलत है, क्या सही है। भारतेंदु जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये काफी इम्पोर्टेंट है, और उनका नवजागरण भी, और हिंदी नवजागरण, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। अंबेडकर दर्शन भी इम्पोर्टेंट है और लोहिया भी इम्पोर्टेंट है। इन तीनों को आपको मोस्ट की कैटेगरी में रखना और करना ही करना है। मार्क्सवाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और उत्तराधुनिकतावाद, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको बिल्कुल से नहीं छोड़ना है। असीमता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इकाई 5 की तरफ, जो कि हिंदी की सबसे बड़ी इकाई मानी जा सकती है इकाई 2 के बाद में, और सबसे इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कई बार इससे 7-8 क्वेश्चन या 10 तक भी बन जाते हैं पेपर में, और 10 क्वेश्चन काफी मायने रखते हैं, तो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इकाई 5, हिंदी कविता। तो कविता के बारे में, और आपको पता है कि हिंदी मेनली हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी कविता हिंदी में सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इसलिए इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। पर इसमें भी आपको क्या सबसे पहले करना है, क्या बिल्कुल से नहीं छोड़ना, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं ये भी बताऊंगी। पृथ्वीराज रासो रेवा तट, इससे कई बार लाइंस पूछी जाती है कि रेवा तट की है कि नहीं है, मतलब आपको काफी सारे काव्य के नाम दे दिए जाएंगे और लाइंस पूछे जाएंगे। अमीर खुसरो की पहेलियां तो आपको पता ही है कि पहेली दी जाएगी और पूछा जाएगा ये किन की पहेली है या इसका क्या अर्थ है। विद्यापति की पदावलियां, इससे नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं, आपको मैच करने होते हैं। आपको रो में दिया जाएगा, एक साइड लेखक कवि होंगे और एक साइड पंक्तियां होंगे, और आपको मैच करना होगा नीचे। इस टाइप के क्वेश्चन इससे ज्यादा बनते हैं, पर कई बार एक सिंगल पंक्ति भी दे देते हैं और पूछते हैं कि ये किसकी है किसकी नहीं है। तो आपको विद्यापति की पदावलियां पता होनी चाहिए, और आपको सारा का सारा नहीं पढ़ना है, ये यहाँ पे लिखो है पद संख्या 1 से 25 उतना ही पढ़ना है। कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209, इतना ही आपको करना। और कबीर की जो पंक्तियां है वो काफी अच्छी है और काफी सरल भी है, तो आप कर सकते हैं। जायसी ग्रंथावली, नागमती वियोगखंड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर पेपर में इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि इसमें नागमती वियोगखंड कौन से नंबर पे आता है, या कौन से नंबर पे ये है, या 30वें नंबर पे कौन सा खंड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार ये उसमें भी लगाने के लिए आ जाता है सीरीज में कि सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खंड है जायसी ग्रंथावली में, और सीरीज में लगाने के लिए भी आ जाते हैं। सूरदास का भ्रमर गीत, ये भी इम्पोर्टेंट है, पद संख्या 21 से 70 तक। तुलसीदास का आपको पता है, तुलसीदास इम्पोर्टेंट राइटर है, इनका रामचरितमानस और उत्तरकांड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहारी सतसई, दोहा संख्या 1 से लेके 50 तक, ये भी इम्पोर्टेंट है। घनानंद कवित 1 से लेके 30 तक, ये भी इम्पोर्टेंट है। मीरा का प्रारंभ के 20 पद, ये भी इम्पोर्टेंट है, मीरा से काफी क्वेश्चन बनते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध प्रिय प्रवास, ये हिंदी का पहली कविता है जो कि हिंदी खड़ी बोली में, तो इसलिए भी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप इसको बिल्कुल से छोड़ के नहीं जा सकते, आप इसे मोस्ट की कैटेगरी में रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त, सॉरी मेरी टंग स्लिप हो गई थी। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती और साकेत, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट की कैटेगरी में आता है। बड़े हैं बट आपको करना ही करना पड़ेगा, तो ऑल्टरनेटिव नहीं है। जयशंकर प्रसाद का आंसू और कमायनी, कमायनी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कमायनी मोस्ट में आएगा, तो आप इसे मोस्ट से कनेक्ट करके ही लिखिएगा। और जो इसके 15 सर्ग है वो उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं सीरीज में लगाने के लिए कि पहला सर्ग कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। और कई बार ऐसे भी होता है कि आपको काफी सारे सर्गों के नाम दिए जाते हैं, उसमें से पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन से सर्ग है जो कमायनी में आए हैं, कौन कौन से ऐसे जो नहीं आए, तो वो भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और अब मैं वो कविताएं आपको बताऊंगी जो आपको बिल्कुल से छोड़ के नहीं जानी है, जो बिल्कुल से आपको खड़ी बोली में हिंदी में मिलेगी, बिल्कुल सरल है और आपको बिल्कुल से करनी ही करनी है।
उसमें से पहली है निराला जी की। निराला जी की जो कविता है, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बांधो न इस ठाव बंधु, ये सारी ऐसी कविताएं जो आपको करनी ही करनी है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, इन सब से, राम की शक्ति पूजा और कुकुर मुत्ता से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। और बहुत सरल है, बहुत छोटी है, तो सबसे पहले आप इन्हीं को करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2 मिनट कुछ सेकंड वेट करूंगी, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है, परिवर्तन और रश्मि रथी, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर ये थोड़ी शायद बड़ी है, तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, पर ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास समय हो तो आप कर सकते हैं। परिवर्तन काफी अच्छी कविता, तो आपको अच्छी भी लगेगी। और प्रथम रश्मि तो आई थिंक छोटी ही है, तो आप कर लेंगे। महादेवी वर्मा की मोस्ट में आएगी, बीन भी मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैंने नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, ये मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, धूर्त जरो जगत के जीन पत्र। ये जितनी भी इनकी कविताएं है महादेवी वर्मा जी की, वो बहुत ही छोटी है, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। और आपको सबसे पहले वही कविताएं करनी है जो छोटी है, और मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी छोटी है। जैसे पिछले पेज पे निराला जी की थी, वो छोटी थी। महादेवी वर्मा जी की भी छोटी है। दिनकर जी की छोटी नहीं है, पर नागार्जुन जी की जो है वो छोटी है। आज्ञा जी की भी जितनी भी कविता है वो छोटी है। जो भी छोटी कविता है, मैं उस पर ऐसे डॉट लगा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। फणीश्वर नाथ, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की भी छोटी है, धूमिल जी की भी छोटी है। नागार्जुन जी की जैसे कविता हम देख सकते हैं, कालिदास, बादल को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर और शासन की बंदूक। अरे भाई, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। पर जैसे कि हम बता रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जो छोटी कविताएं हैं वो हमें पहले कर लेनी चाहिए, जिसको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसमें से कालिदास, नागार्जुन जी की है, कालिदास, बादल को गिरते देखा, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, ये सारी ऐसी कविता है जिनको आप छोड़ नहीं सकते हो। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा, इनकी कविता मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इनको बिल्कुल से नहीं छोड़ सकते। कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर असाध्य मीना, कितनी नावों में कितनी बार, ये सारी बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नहीं छोड़ सकते। भवानी प्रसाद मिश्र जी की गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे, सतपुड़ा के जंगल से ना काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, और गीत फरोश से इनके गानों के बारे में, सीक्वेंस के बारे में भी क्वेश्चन बनने लग गया है, कि पहले कौन सी लाइन है, बाद में कौन सी लाइन है, वगैरह वगैरह करके। मुक्ति बोध के भूल गलती काफ़ी बड़ी, भूल गलती छोटी है, बट ब्रह्म रक्षक और अंधेरे में काफ़ी बड़ी कविताएं हैं, पर इनको भी आपको करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। और सतपुड़ा के जंगल तो काफ़ी छोटी कविता है, वो आप कर भी सकते हैं, पर इसमें फैक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कौन से जानवरों के बारे में बात की गई है, कौन से कबीले के बारे में बात की गई है, कौन से मतलब पहले से बात के क्रम में लगाई है, ये सारी चीजें पूछे जाते हैं। सतपुड़ा जंगल किस राइटर की है, कौन से सन में आई है, आपको सन वगैरह, भूमिका वगैरह तो सबकी ही पढ़नी है। आपको पता होना चाहिए कौन सी कविता कौन से राइटर की है, कौन से कवि की है, और उसमें फैक्ट्स क्या क्या है, क्योंकि आजकल सिर्फ कविता का अर्थ नहीं पूछा जाता, फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछ लेंगे कौन से जानवर की बात करी गई है, बादल को घिरते देखा है में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, शासन की बंदूक में भी आते हैं, कल की बाजरे की में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले से बात के क्रम में लगाइए। असाध्य वीणा में तो बहुत ज्यादा ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लंबी कविता है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि पहले से बात के क्रम में लगाओ इसे, कौन सा फैक्ट इसके बारे में है, कौन सा नहीं है, ABCD या 5 स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा, और उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। धूमिल की कविता जो सबसे छोटी और जो सबसे पहले करनी है आपको, वो
उन कविताओं में आते हैं, जैसे नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। रोटी और संसद जिसमें 3 आदमियों के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, वह तीसरा आदमी कौन है? नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, ये सारे बहुत ही छोटी और जो आपको करनी करनी है। जो सबसे छोटी कविता है उसमें धूमिल, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञा, नागार्जुन, महादेवी वर्मा और निराला जी, इनकी कविताएं सबसे छोटी है, तो आपको सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट करना और बिल्कुल से स्किप नहीं करनी इनकी कविताएं, जरूर से करनी है। सॉरी, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ सेकंड के लिए रुकूंगी, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट से आपको ये भी याद रहेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है और किस किस सीक्वेंस में करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है इकाई 6। इकाई 6 में है हिंदी उपन्यास। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं सबसे पहले आपको बता दूंगी। उपन्यास, कहानी, अन्य गतिविधि और निबंध, इन सब में एक जो प्रमुख क्वेश्चन है वो बनता है कि इन्हें सीक्वेंस पे लगाने का। इनके जो राइटर्स है, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो या फिर निबंध हो या फिर उपन्यास, जो खुद रचनाएं, उनको भी सीक्वेंस में लगाने के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पहले सबसे पहले कौन सा, उसके बाद कौन सी रचना है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो सबसे पहले तो आपको यही करके रखना है। एक जगह आपको राइटर्स लिखने हैं कि उपन्यास के ये राइटर्स हैं, उन सबको उनकी जन्म तिथि के अनुसार रखना है, और दूसरी तरफ आपको रचनाएं लिखनी है और उनको उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार रखना है। ये आपको उपन्यास में भी करना है, कहानी में भी करना है और निबंध में भी करना है। ये सबसे पहला काम है। और जितने भी इसमें उपन्यास लगे होगा उसके राइटर्स, प्रकाशन वर्ष और इसकी भूमिका और इसके बारे में जो फैक्ट्स है वो आपको पता होने चाहिए, और इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट कथन है वो आपको पता होने चाहिए। और ये चीज उपन्यास के बारे में भी और नाटक के बारे में भी है, तो आप ये लिख के रख लीजिए। ये दोनों में ही होगा कि आपको इनके प्रकाशन वर्ष, इनके लेखक, इनकी भूमिका, इनके फैक्ट्स और इनके कथन पता होने चाहिए। अब चलो हम आगे चलते और देखते हैं कि इम्पोर्टेंट उपन्यास कौन से हैं। जैसे पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, ये सबसे इम्पोर्टेंट उपन्यास है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको पहला उपन्यास किसने माना है और कब माना है। ठीक है। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रेमचंद्र का गोदान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर पेपर में उपन्यास से प्रश्न आ रहा है तो एक क्वेश्चन इससे जरूर होगा। कभी इसके गीतों से आ जाता है, वैसे गीत इसमें एक ही ज्यादा है नहीं, कभी कथन से आ जाता है, कभी जो इसमें पात्र है उनसे आ जाता है। और आपको फैक्ट्स के अलावा इनके पात्र भी याद रखते हैं, और ये सारी चीजें आपको दोनों में अप्लाई करनी है। सिर्फ उपन्यास में ही नहीं, आपको नाटक में भी ये सारी चीजें अप्लाई करनी है। भूमिका, प्रकाशन वर्ष, लेखक और फैक्ट्स और इसके इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं मैं आपको करा दूंगी। ठीक है। और इनके पात्र जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आगे का शेखर एक जीवनी, इसके ज्यादातर भाग से क्वेश्चन बनते हैं, भाग से और भाग से, वो आपको जरूर करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे छोड़ नहीं सकते। और अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो जितना मैंने बताया कि प्रकाशन वर्ष, इसके कवि कौन है, इसमें पात्र कौन कौन से हैं, और एक आपको समरी पता होनी चाहिए क्योंकि अगर आपको समरी पता होगी तो आप जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कथन की ये लाइन दे दी, पंक्ति दे दी और उसके बाद पूछते हैं कि किसकी पंक्ति है उपन्यास में से, तो आप वो अच्छे से कर पाएंगे। यशपाल का झूठा सच, ये इम्पोर्टेंट है। अमृतलाल नागर का मानस का हंस मोस्ट में है, आप इसे मोस्ट में ही ऐड करेंगे। भीष्म साहनी का तमस, इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कुछ देर रुकती हूँ और फिर हम इसके बाद में आगे बढ़ेंगे।
हाँ, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राग दरबारी उपन्यास में से ज्यादातर डायलॉग्स वाले क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें जो कथन है वो किसका है किसका नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, तो जिंदगी नामा इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं अगर आपको करना हो तो, इम्पोर्टेंट है। मन्नू भंडारी का आपका बंटी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में है, तो आप बिल्कुल से करेंगे ही करेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ना करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जगदीश चंद्र जी का धरती धरना अपना, इससे भी कथन वाले बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, 3 सेकंड के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। इकाई 7, जो कि है हिंदी कहानी। इससे भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, पहले मैं बता देती हूँ हिंदी कहानी से किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं कि इस कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, इस कहानी के लेखक कौन से हैं, इस कहानी में पात्र कौन से हैं, फैक्ट्स क्या है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, ये लिखा नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीक्वेंस के बनते हैं, क्योंकि कहानी छोटी होती है तो उसमें सीक्वेंस के क्वेश्चन बनना ज्यादा आसान होता है, कि पहले इस आपको 4-5 घटनाएं दे देंगे और आपको उसमें सबसे पहली घटना और सबसे आखिरी वाली घटना अरेंज करनी होगी, तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इसमें से। और एमसीक्यू टाइप भी थोड़े बहुत बन जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि ये जो है कहानी, ये कौन से पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और कब प्रकाशित हुई थी, कब लिखी गई थी और कब प्रकाशित हुई थी, ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है, जो आपको करना ही करना है। राजेंद्र बाला घोष की कहानी, जिनका बंग महिला भी नाम है, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है, जो आपको करनी ही करनी है, बहुत छोटी है और आप इजीली कर सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, इससे बहुत ज्यादा सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये पक्के से करने हैं। प्रेमचंद जी की आपको पता है कितने इम्पोर्टेंट राइटर है, ईदगाह और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये मोस्ट है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो, करनी ही करनी है। राजा निर्वंशिया, सॉरी, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, फैक्ट से भी बनते हैं और डायलॉग से भी बनते हैं। चंद्र शर्मा गुरेरी की उसने कहा था इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप इम्पोर्टेंट है। अपना अपना भाग्य भी इम्पोर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और आज्ञा जी की गैगरिन, ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं वेट करती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जी की गैगरिन जो रिपीट हो गई है। शेखर जोशी की कोशिका घटवार, ये काफी इम्पोर्टेंट कहानी है। भीष्म साहनी का अमृतलाल, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया और चीफ की दावत, ये मोस्ट है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, इससे क्वेश्चन बनने लग गया। कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती जी का उपन्यास भी है और कहानी भी है, और सिक्का बदल गया मोस्ट में ही आएगा, आप इसको मोस्ट में लिखिएगा। हरिशंकर प्रसाई का इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। ज्ञान रंजन का पिता और कमलेश्वर का राजा निर्बंसिया, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है आजकल। निर्मल वर्मा का परिंदे, ये लंबी कहानी है पर इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपको ये बिल्कुल से छोड़कर नहीं जाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी यूनिट है 8, इकाई 8, हिंदी नाटक।
जैसे मैंने आपको बताया था कि उपन्यास में है, वैसे ही नाटक में भी है कि किसका नाटक है, इसका किसका नाटक है, इसके नाटककार कौन है, ठीक है। और ये कब नाटक लिखा गया और कब खेला गया, कहाँ खेला गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। और सबसे ज़्यादा नाटक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि ये डायलॉग किसने किससे कहा है, ये कथन, ये जो संवाद है वो किसने किससे किया है। और फैक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं नाटकों से, और नाटक कितने भागों में है, और कौन सा सीन किस बारे में है, इस बारे में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नाटक से, तो आपको ये ज़रूर से पता होना चाहिए। और एक मिनट मैं ज़रा याद कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपको उपन्यास में बताया था वैसे सेम टू सेम इसका भी है। आपको प्रकाशन वर्ष याद रखना है, और ये कब खेला गया था और कहाँ खेला गया था ये भी याद रखना है, इसमें अलग से जो एक आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि नाटक में पात्र कौन कौन से हैं, उसकी एक समरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर समरी नहीं पता होगी तो आप किसने क्या क्या संवाद कहा आपको पता नहीं होगा, तो आपको वो तो अच्छे से पता होनी चाहिए। और नाटक कितने भागों में है, भाग उपभाग, वो सब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है। सबसे ज्यादा तो अंधेरी नगरी भारत दूरदर्शन से बनता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट नाटक देखते हैं। भारतेंदु जी जैसे मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट लेखक है, तो इनके जो दोनों नाटक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप छोड़ नहीं सकते। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और धूलस्वामिनी में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये मोस्ट में है, आप छोड़ नहीं सकते। पर अगर आपको ज्यादा बड़ा लगे, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और धूलस्वामिनी काफी बड़े बड़े नाटक हैं, तो आप इसका एक सोल्यूशन कर सकते हैं कि आप इसको सिर्फ भूमिका, पात्र और संवाद देख के जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम हो तो। धर्मवीर भारती का अंधा युग, ये भी इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण लाल जी का सिंदूर की होली, ये भी इम्पोर्टेंट नाटक है। मोहन राकेश का आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, इम्पोर्टेंट। आगरा बाजार से पहले कम क्वेश्चन आते थे, बट अब आने लग गए हैं, और ज्यादातर इसके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं फैक्ट्स से, और फैक्ट्स जिसमें है और भूमिका से, तो आपको ये दोनों चीजें अच्छे से करनी है। बकरी नाटक से भी फैक्ट्स और संवाद से क्वेश्चन आते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है, इम्पोर्टेंट है। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, आजकल इससे बहुत क्वेश्चन बनने लग गए हैं, ये दोनों मोस्ट की कैटेगरी में आप लिख सकते हैं। उपेंद्र नाथ का अंजू दीदी, इम्पोर्टेंट है। इसके ज्यादातर सीन अंक से बनते हैं कि कितने अंक है कितने नहीं है, कब खेला गया था कब नहीं खेला गया था। और आजकल इससे भी क्वेश्चन बनने लग गया है कि जो नाटककार है, जो नाटक खेल रहे हैं, उनका असली नाम और किसने वो भूमिका निभाई है, तो उससे भी क्वेश्चन बनता है, तो वो भी आप याद रखिएगा। मन्नू भंडारी का महाभोज, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है हमारी इकाई 9, हिंदी निबंध। निबंध में भी आपको वही चीजें याद रखनी है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, निबंधकार कौन है, और निबंधकार को जन्म के हिसाब से लिखना है, और निबंधों को प्रकाशन वर्ष के हिसाब से एक जगह पे नोट करके रखना है, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन बनने लग गए हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं, और ये निबंधकार, और ये जो मैंने आपको बताया प्रकाशन वर्ष के हिसाब से, आपको निबंध में भी रखना, उपन्यास में भी रखना, नाटक में भी रखना, और अन्य गद्य विधाई में भी आपको रखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है प्रकाशन वर्ष के लिए हिसाब से बनते हैं कि प्रकाशन वर्ष के हिसाब से रखो, या इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसके निबंधकार कौन है, मैच करो, ठीक है। इसमें आपको ज्यादातर पात्र नहीं दिखेंगे, पर इसमें से फैक्ट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लाइन उठा के आपको दे दी जाएगी, लाइन सब स्टेटमेंट कि ये किस निबंध की है, और कंफ्यूजिंग वाली ज्यादा दी जाती है, इजी वाली नहीं दी जाती है। इसमें भी चलो अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है। भारतेंदु जी का दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्ष नृत्य कैसे हो सकते हैं, मोस्ट छोड़ ही नहीं सकते। शिव
मूर्ति, प्रताप नारायण मिश्र जी का शिव मूर्ति मोस्ट में आएगा क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बाल कृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको बता दिया जो अभी नए तरीके से बन रहा है। सबसे पहले प्रकाशन वर्ष, निबंधकार, उसके बाद फैक्ट्स, और उसके बाद इसमें सीक्वेंस टाइप भी बन जाते हैं, लाइक कि आपको ए से लेके एफ तक या जी तक आपको लाइंस दे दी जाएगी एक निबंध के बारे में, और आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा कि कौन कौन सी लाइन है जो इस निबंध से रिलेटेड है या नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। या फिर आपको सीक्वेंस में लगाना होगा पहले से बाद के क्रम में। रामचंद्र शुक्ल जी जैसे आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका नहीं आप छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हर बार एक नए क्वेश्चन बनता ही है, कभी प्रकाशन वर्ष से बन जाता है, कभी खंड से बन जाता है, कभी किसी से कभी किसी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। और आप सारे निबंध कर सकते हैं क्योंकि निबंध छोटे होते हैं। विद्यानिवास मिश्र जी का मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है, इससे भी काफी क्वेश्चन बनने लग गए हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह जी का मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। ये सारे इंपॉर्टेंट है, और जो आपको ऊपर बताया वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो आप काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी आखिरी यूनिट है, इकाई 10, जीवनी, आत्मकथा और अन्य गद्य विधाएं। इसमें भी आपको सबसे पहले जो याद रखनी चीजें प्रिपरेशन करने बैठने से पहले, कि सारी ही आपको जितनी भी रचनाएं हैं सबकी एक तो पहले विधा पता होनी चाहिए, कौन सी आत्मकथा है, कौन सी जीवनी है, कौन से संस्मरण है, कौन से रेखा चित्र है। आपको सबके पहले विधा पता होनी चाहिए, लेखक पता होना चाहिए कि किस लेखक ने कौन सी रचना करी है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए प्रकाशन वर्ष, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें आपको कई एक पात्र भी मिलेंगे और पात्रों की विशेषताएं भी मिलेंगी, वो भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि संस्मरण और रेखा चित्र ऐसे होते हैं जिसमें पात्र और पात्रों की विशेषता भी होती है। ठीक है। और इसमें जैसे तुलसी राम जी की मुर्दई है, तो इसमें कई सारे आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे, तो आपको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, फैक्ट्स से भी क्वेश्चन आते हैं। और डी फैक्ट्स ने तो कम से कम जो दृष्टि में या फिर पांडे वाली बुक्स में आपको मिलते हैं, वो तो आपको कम से कम पता ही होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है। रामजी त्रिवेणीपुरी का माटी की मूर्ति इम्पोर्टेंट है। माँ देवी वर्मा का ठकुरी बाबा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तुलसी राम मुर्दैया, ये भी इम्पोर्टेंट है। शिवरानी देवी का प्रेमचंद्र घर में है, ये जीवनी है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रेमचंद्र जी से रिलेटेड है। मनु भंडारी का एक कहानी, यह भी, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मनु भंडारी जी खुद में ही एक महत्वपूर्ण लेखक है, लेखिका है। और तुलसी राम जी की मुर्दैया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दलित आत्मकथा में आ जाती है। विष्णु प्रभाकर जी का आवारा मसीहा, ये एक जीवनी है और ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि किसके जीवन पर आधारित है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हरिवंश राय जी का, बच्चन जी का क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें मेनली आपको ये याद रखना है कितने कितने पार्ट्स में है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने लिखी थी अपनी अपनी जीवनी, इन्होंने काफी आई थिंक 4 पार्ट्स में लिखी है। आपको चारों के चारों के नाम और सीक्वेंस वाइज पता होनी चाहिए, पहले कौन सी, बाद में कौन सी और उसके बाद में कौन सी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। नमनिका गुप्ता की आपूद्री, ये बोल्ड आत्मकथाकार है और ये भी आत्मकथा ही है, पर बोल्ड आत्मकथा है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। हरिशंकर प्रसाई का भोला राम का जीव, ये एक प्रहसन है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और शेखर चंद्र का जामुन का पेड़, ये भी एक प्रहसन है इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिनकर जी का संस्कृति के 4 अध्याय, ये काफी बड़ा है, तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कितने भागों में
लिखा हुआ है, कितने भागों में डिवाइड है और उनके नाम क्या क्या है और उसमें किन किन सभ्यता के बारे में बात की गई है और उसके उपभाग क्या है, कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए और उसकी भूमिका के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हर रचना की भूमिका, प्रकाशन वर्ष, लेखक, फैक्ट्स और कम से कम जो फैक्ट्स दृष्टि में और वैसे भी दे रखे हैं, लास्ट ईयर पूछे गए वो तो पक्के से पता होने चाहिए। मुक्तिबोध की एक लेखक की डायरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। राहुल सांस्कृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। आगे की अरे आया हुआ रहेगा याद, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो सिलेबस था, हमने सिलेबस पूरा देख लिया। उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या आपको बिल्कुल से करके जाना है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, मैंने आपको वो भी बता दिया है। और किस तरीके से किस पैटर्न में आपको करना है मैंने वो भी इसमें डिस्क्राइब कर दिया। और अगर आप बोलेंगे तो मैं ये अलग से भी वीडियो बना दूंगी कि कहानियों में किस किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या ज़रूरी है पढ़ना, उपन्यास में किस पैटर्न से आते हैं, निबंध में किस पैटर्न से आते हैं और अन्य गतिविधियों में और नाटक में किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैंने इसमें भी बताया, आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको नोट ना करना हो तो मैं इसके लिए भी एक और वीडियो बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो नमस्कार, मुझे जहाँ तक लगता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल का इस सिलेबस का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, किस किस तरीके से हमें पढ़ना है, कौन कौन से मुख्य हैं जहाँ से हमें तैयारी करनी है। आपको समझ में आया होगा कि कहाँ से हमें तैयारी करनी है, जहाँ से हम छोड़ नहीं सकते। अगर आपको हमारी ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए उसके लिए सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें भी एक मनोबल मिलता है और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा जीमेल नंबर है, जीमेल है जिस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको जो भी हम वीडियो बनाते हैं उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, अपडेट चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे स्ट्रेटेजी की वीडियो में। अभी थोड़ा टाइम टेबल को लेके इशू चल रहा है, बट मैं जल्दी से जल्दी टाइम टेबल सेट करके सुबह के मॉर्निंग शिफ्ट में रख दूंगी और मॉर्निंग में ही आपको वीडियो मिला करेगी। पर अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि 8 बजे या 10 बजे, तो 8 से 10 के बीच आपको वीडियो मिला करेगी रोज सुबह। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।